गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपका कल विभवमापी टॉपिक करा दिया था। ठीक है, तो आज हम विभवमापी की सुग्राहिता पढ़ेंगे। तो मैंने लिख दिया है पहले ही। ठीक है, तो विभवमापी की सुग्राहिता देखो क्या होती है। देखो आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। ठीक है, अब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा देखो ये टॉपिक है विभवमापी से दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये क्या है, प्रैक्टिकल है। तो इसलिए हम इसको नहीं कराएंगे अभी। ठीक है, तो केवल हम अभी इन टॉपिक के बारे में ही पढ़ेंगे। ये क्या है, विभवमापी के प्रयोग में देखो विभवमापी की जो सुग्राहिता होती है ये क्या होती है, आपको बता दूं कि जो हमारे पास क्या है, विभवमापी था और उसमें जो जोकी लगी हुई थी, तो जोकी का काम क्या था कि हम ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं उसे तार पर टच कराकर जहाँ पर क्या हो, धारामापी में कोई विक्षेप न हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, यदि हम उस स्थान पे से हटाकर जोकी को किसी अन्य स्थान पर लगा दे, ठीक है, क्या कर दे, उस स्थान पर हटाकर अन्य स्थान पर लगा दे, तो धारामापी में पर्याप्त विक्षेप होता है, यानी धारामापी में विक्षेप हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा धारामापी क्या है, सुग्राही है। ठीक है, पता लग गया सभी को। तो इसके बाद में क्या करना है हमें, देखो यही लिख रखा है मैंने कि विभवमापी के प्रयोग में जोकी को शून्य विक्षेप की स्थिति से थोड़ा सा खिसकाने पर यदि धारामापी में पर्याप्त विक्षेप हो जाए तो धारामापी सुग्राही कहलाता है। और एक बात और है कि यदि हम जो जोकी है, जोकी को लंबाई को बढ़ाते चले जाएं, क्या है, यानी इस साइड को खिसकाते चले जाए, तो हमें क्या है, धारामापी में अधिक से अधिक विक्षेप प्राप्त होता है। तो इससे पता लगता है कि लंबाई को बढ़ाने पर, सबसे पहली बात कि जब हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो क्या होती है, हमारी विभव प्रवणता कम होती है। ठीक है, और जब विभव प्रवणता कम होती है हमारी, तो क्या है कि जो धारामापी की सुग्राहिता है, यानी उसके सुग्राहीपन है, वो क्या है, बढ़ता है। तो पता लग गया मेरे बच्चों कि क्या है कि सुग्राहिता को विभव प्रवणता कम करके बढ़ाया जा सकता है। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये बनता है कि विभवमापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, और इसकी सुग्राहिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि ये तो हमारी हो गई डेफिनेशन, सुग्राही कहलाता है। और ये लिखना है फिर आपको कि सुग्राहिता को विभव प्रवणता कम करके बढ़ाया जा सकता है, और सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए तार की लंबाई अधिक रखते हैं। पता लग गया सभी को। ठीक है, क्योंकि जो विभव प्रवणता होती है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, V/L। यदि हम L का मान बढ़ाएंगे तो हमें क्या है, K की वैल्यू कम मिलेगी। तो इसलिए क्या है, वो K की वैल्यू क्या है, कम मिलेगी। ठीक है, और K की वैल्यू कम मिलेगी तो उसका मतलब है हमारी जो सुग्राहिता है वो बढ़ेगी। अब ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। तो प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो वोल्टमीटर होता है, बस इसको समझना है, अपनी लैंग्वेज में जो भी है तुम्हें लिख लेना कि जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर का मतलब है क्या करता है, ये परिपथ, क्योंकि सभी के घरों में चार्जर होंगे, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज है जो वो एक क्या है, परिपथ में जो धारा है वो ये बताता है कि कितनी है, उसका मान कितना है, यानी कितने एम्पियर है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर पता लग गया सभी को। तो क्या होता है कि वोल्ट मीटर का अपना एक खुद का प्रतिरोध होता है। क्या है, वोल्टेज, जिसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज। ठीक है, सॉरी जो वोल्टेज होता है ये क्या होता है, हमें विभवांतर बताता है कि कितना विभव है परिपथ में। ठीक है, और एमीटर के द्वारा नापते हैं हम धारा को। पता लग गया सभी को। तो वोल्टमीटर का एक बार देख लो क्या काम है। वोल्टमीटर का काम होता है, एक बार और सुन लो, परिपथ में विभवांतर बताता है, विभव, और जो एमीटर होता है वो धारा को बताता है जिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, विभवमापी की वोल्टमीटर से श्रेष्ठता। देखो जो वोल्टमीटर होता है इसका खुद का अपना एक क्या है, प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध के कारण जब धारा प्रवाहित होती है तो कुछ वोल्ट तो हमारी उसमें खर्च हो जाती है, जिससे क्या है, वोल्टमीटर जो हमारा फिक्स मान है वो नहीं बता पाता। ठीक है, लेकिन जो विभवमापी होती है हमें पता है कि हम जोगी को इस प्रकार टच कराते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो, यानी धारामापी में कोई भी धारा प्रवाहित न हो। तो तब हम जितनी वोल्टता लगाते हैं तो हमें उतनी ही वोल्टता का मान प्राप्त होता है, यानी कुछ भी खर्च नहीं होती। तो इसलिए क्या है, विभवमापी वोल्टमीटर से अधिक श्रेष्ठ है। तो मैंने यही लिख रखा है कि मापन करते समय वोल्टमीटर से कुछ धारा अवश्य ली जाती है, इससे सेल का टर्मिनल विभवांतर उसके विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है। अतः वोल्टमीटर से विद्युत वाहक बल का यथार्थ मान नहीं
नापा जा सकता। ठीक है, यही बताया मैंने कि धारा के प्रवाहित होने पर क्या होता है, जो हमारा विभवांतर है उसका मान क्या होता है, क्योंकि जैसे ही लंबाई बढ़ती है तो v का मान भी क्या है, परिवर्तन होता रहता है। तो इसने कहा कि जो विद्युत वाहक बल से कुछ कम हो जाता है तो अतः वोल्टमीटर से विद्युत वाहक बल का यथार्थ मान नहीं मापा जा सकता। देखो मैंने जो रीजन बताया वो भी लिख सकते हैं हम, और जो मैंने लिख रखा है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जबकि जो हमारा विभवमापी है ये विभवांतर का मान हमें वास्तविक प्राप्त होता है किसी स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में। ठीक है, और इसीलिए जो विभवमापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको ये लिखना है, स्क्रीनशॉट ले ले और इसको लिख दे। तो अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ को चलते हैं अब। ठीक है, क्योंकि इससे आगे वाला जो है ये है विभवमापी से दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये हम आपको अभी नहीं करा रहे क्योंकि एक आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है। ये क्या है कि किसी चालक में इतने एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि जो आई की वैल्यू है कितनी दे दी हमें, 3.2 एम्पियर। ठीक है, और चालक के इसने कहा कि अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, यानी एन की वैल्यू। अब हमें पता है कि एन बराबर इतना दे दिया, यानी कि ज्ञात करना है हमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एन से प्रदर्शित करते हैं, और जो आई की वैल्यू है वो कितनी दे दी, 3.2 एम्पियर। अब हमें पता है कि जो आई बराबर होता है ये कितना होता है, क्यू बटे टी। ठीक है, अब इसने आवेश तो हमें दिया नहीं, अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन अपॉन टी। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना होता है, हमारे पास इतना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अब यहाँ से जो हमारी आई की वैल्यू है कितनी दे रखी है, 3.2 एम्पियर दे दी। ठीक है, एन की वैल्यू हमसे पूछी है, और जो ई की वैल्यू है वो कितनी है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, और अपॉन में जो हमें क्या दिया गया, इसने कहा कि प्रति सेकंड का मतलब होता है टी बराबर 1 सेकंड। तो हमने क्या किया यहाँ से प्यारे बच्चों, इसने देखो मैंने 3.2 एम्पियर ले लिया है, तुम्हारी बुक में 3.2 मिली एम्पियर दे रखा है। ठीक है, वो बाई मिस्टेक होगा, लेकिन छोड़ो, हमें तो सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो 16 दूनी 32, 2 गुना, अब 10 की पावर माइनस 19 है, जब इधर जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। तो एन बराबर कितना आएगा हमारा, 2 गुना 10 की पावर 19। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें तुम्हारी जो बुक में दे रखा है मिली एम्पियर दे रखा है, तो मिली एम्पियर को सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करो। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 की पावर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हम इसमें 10 की पावर माइनस 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 में से 3 गए, क्या हो जाएगा, तुम्हारी बुक वाला आंसर ही आ जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल न्यूमेरिकल था। चलते हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो उस पर। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपको क्या है, सोल्व में ही कर देता हूँ, इससे पहले वाले आपको ही करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल इसमें बहुत है इसलिए बीच बीच में से कराता रहूँगा। तो सबसे पहले देखो इसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतने मीटर की त्रिज्या की वर्ताकार कक्षा में। तो सबसे पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिया हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। इसने कहा फिर इतने मीटर की त्रिज्या पर। प्यारे बच्चों देखो तुम्हारी जो बुक है वो 4 गुना 10 की पावर 11 मीटर दे रखी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें माइनस करना है, क्योंकि जो सोचने की बात है, जो परमाणु होता है बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो क्या है, उसलिए उसकी जो त्रिज्या है माइनस में आएगी, न कि प्लस में, क्योंकि यदि परमाणु उतना बड़ा हो गया तो फिर क्या है, सभी जगह परमाणु ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -11 इससे त्रुटि है तुम्हारी बुक में, कर लेना से। ठीक, ये हो गई। अब इसके बाद में वर्ताकार कक्षा में इतने मीटर की एक समान चाल से चक्कर लगाता है, यानी कि चाल कितनी दे दी, v बराबर 2.8 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसके समतुल्य धारा का मान पूछ रहा है हमसे, आई। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बताओ, जो आई होती है वैद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं, है ना। अब हमें पता है कि हमारे पास क्यू की वैल्यू है, लेकिन इसने क्या है, टी की वैल्यू नहीं दी। अब हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, या सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, हमने मान ली आर मान ली फिलहाल तो, क्योंकि इसने जो आर की वैल्यू दे रखी है
आर बराबर कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻⁻11 मीटर, यही तो दे रखी है आर बराबर। ठीक है, इसमें चक्कर लगा रहा है। अब ये बताओ एक चक्कर लगाने में से कितनी दूरी तय करेगा ये, हमें पता है कि एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा ये, वृत्त की परिधि तो तय करेगा ये। ठीक है, और परिधि कितनी होती है, 2πr। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, Q/T। अब हमें पता है कि चूंकि एक फॉर्मूला होता है समय बराबर या चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हमारा क्यों तो जू का तू, अब समय तो दिया नहीं, अब समय क्या है, से एक चक्कर लगाने में कितना लग रहा है, T लग रहा, हमने मान लिया। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो दूरी कितनी चल रहा है, इसकी परिधि चल रहा है, लेकिन किस चाल से, v से। तो हमने इसे पूछा दिया ऊपर। देखो बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, एक लॉजिक भरा सवाल है ये। ठीक है, तो QV/2πr। ठीक है, तो यहाँ से अब ये बताओ हमारे पास देखो Q की वैल्यू भी है 1.6 × 10⁻−19 और V की वैल्यू इसने दे रखी 2.8 × 10 कितना दे रखा है, 6। ठीक है, और अपॉन में 2 गुणा जो 2π है, यानी कि जो हमारी क्या है, पाई है। पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, या तो डायरेक्ट 22/7 लिख लो या 3.14। ठीक है, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 × 10⁻−11। देखो जब तुम इसे सोल्व करोगे तो तुम्हारा लगभग 1.7 × 10⁻³ एम्पियर, या तुम्हारा ये भी आ सकता है 1.6। देखो इसे 22/7 रखोगे तो 1.7 आएगा। ठीक है, और 3.14 रख कर देख लेना कितना आता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे न्यूमेरिकल, सिर्फ यहीं पर है बस जो भी लॉजिक है इसमें, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर है 8। ठीक है, और इससे पहले जितने न्यूमेरिकल है आपको ही करने हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट्स है वो मैं करा ही रहा हूँ, तो आपको बता दें कि इसने कहा कि इतने अनुप्रस्थ काट वाले, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है कि इसने हमें क्षेत्रफल दे दिया 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर इसने कहा कि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, यानी कि जो n की वैल्यू है कितनी है, 10⁻28 प्रति मीटर की क्यूब, यानी इसके एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n दे दी हमें। फिर इसने कहा कि इस तार में इतने एम्पेयर की धारा, देखो जो वैल्यू दे रहते है वही लिख दो सबसे पहले, इतनी एम्पेयर दे दी। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि अनुगमन वेग पूछा है, अनुगमन वेग को हम VD से प्रदर्शित करते हैं। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि जो I बराबर होता है, क्या होता है, नावे होता है, मैंने बताया था नावे NAVDE, मगर D को साइलेंट कर देते हैं, और हमसे यहाँ से VD की वैल्यू पूछी है, तो I अपॉन क्या हो जाएगा, ये NAE। तो यहाँ से बताओ I की जो वैल्यू दे रखी है वो तो 0.32। ठीक है प्यारे बच्चों, और N की जो वैल्यू दे रखी है हमें 10⁻28, और जो क्षेत्रफल का मान दे रखा है 10⁻⁻6, और मल्टीप्लाई E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्या है, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपको क्या है, जो रिजल्ट मिलेगा, क्या मिल जाएगा हमें, 2 × 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकंड। देखो कैलकुलेशन, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, कैलकुलेशन सभी पे आती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो मैंने बुक पे कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि ए की वैल्यू मिल गई, इसमें आई की वैल्यू मिल गई, और धारा घनत्व पूछा है। तो क्या होता है, जो जे बराबर होता है हमारा I अपॉन ए, सब की वैल्यू है रख देना। ठीक है, इस फिर कहा कितने मिलीमीटर त्रिज्या के तार में इतनी एम्पेयर की धारा है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग करा दिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आर का मान दे रखा है, जब ए का मान निकालो तो ए का मान आपको लगाना है πr²। ठीक है, अब आ जाओ इतने मीटर की त्रिज्या में आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको ही करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको ही करना है। ठीक है, इसने कहा है किसी धातु के इतने मीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में 3 एम्पेयर की धारा बह रही है, यदि तार में आवेश वाहकों का घनत्व इतने घन मीटर हो। ठीक है, तो अब वह वेग ज्ञात कीजिए। देखो जो आवेश वाहकों का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है, इसने हमें n की वैल्यू दे दी, तो n की वैल्यू दे दी, a की वैल्यू दे दी, I की वैल्यू दे दी, और E की वैल्यू आपको पता ही है, और VD की वैल्यू निकालनी है।
अब इसके बाद में 2 मीटर लंबे और 0.5 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ परितेज क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध इतने ओम है। तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं? रो, और रो बराबर मैंने बताया था क्या होता है? राम लाल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये ट्रिक है कहना याद रखने की इसके। तो रो बराबर था RA/L। देखो इसने क्या दिया है हमें, R की वैल्यू दी है। कितनी दी है? R की वैल्यू ये रही हमारी, और A की वैल्यू ये रही, और L की वैल्यू ये रही। तो इस सबसे पहले जो वर्ग मिलीमीटर है, मिलीमीटर को तुम मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻⁻6 की, क्योंकि 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻3 मीटर के। और यहाँ पे वर्ग मिलीमीटर है, तो वर्ग मिलीमीटर को जब हम मीटर स्क्वायर में बदलते हैं तो क्या होता है? 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी कर लेंगे, कर लेना। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये वाला। ठीक है, और एक हमारा जो ये था क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला, और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो वाला। ठीक है, तो आपको ये करने हैं, इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं इस टाइप के। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो मैंने अपना न्यूमेरिकल लिख दिया है। नेक्स्ट क्या है कि यदि एक ही धातु की तारों की लंबाई समान हो, यानी कि जो हमारी लंबाई है समान है, ठीक है, यानी LL है, परंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में अनुपात, यानी कि A1 अनुपात A2 बराबर दे दिया 2:1। ठीक है, अनुपात हो, उनके सिरों के बीच एक समान विभवांतर स्थापित किया जाता है तो प्रवाहित धाराओं का अनुपात याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको बता दें कि इसने एक ही धातु के तार दे दिए, और जब एक ही धातु के तार है तो उसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भी उनका एक ही होगा। और इसने हमें I पूछा है, और I ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? ओम के नियम से क्या है? R की भी ज़रूरत होगी, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल है और हमारे पास लंबाई समान है। तो हमें पता है कि जो हमारा R1 बराबर होता है, या R बराबर होता है, सूत्र से लिख दूँ, सूत्र से R बराबर क्या होता है? ρL/A, क्योंकि रो बराबर RA/L होता है। तो इस सूत्र से हम क्या है ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखो जब हम R1 लिखते हैं, ठीक है, पहले तार के लिए, क्योंकि धातु समान है, तो क्या होगा? ये रो, और लंबाई कितनी है? L, लेकिन जो क्षेत्रफल है कितना होगा? A1। समीकरण 1 मान ली। इसी प्रकार जो दूसरा तार है, दूसरे तार के लिए हमने प्रतिरोध कितना मान लिया? R2। हमें पता है कि एक ही धातु की बनी हुई होती है, तो एक ही धातु के लिए जो रो के मान है वे भी समान होते हैं, और इसकी लंबाई भी सेम है, और हमने इसका क्षेत्रफल मान लिया A2। हमने क्या किया? ये तो समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 को भाग दे दिया 2 से, तो क्या आएगा? R1/R2। आइए बताओ, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, तो A2 हमारा कहाँ जाता है? ऊपर, और A1 आ जाता है नीचे। अब इसने हमें A1 अनुपात A2, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A1/A2 की वैल्यू है कितनी दे रखी हो? 2/1। और जब A2/A1 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से ये बताओ, जो R1/R2 की वैल्यू है इतनी मिल गई, तब ओम के नियम से इसने कहा है कि पहले तार, क्योंकि हमें धारा का अनुपात ही तो ज्ञात करना है, प्रवाहित धारा हमने कितनी मान ली? I1। अब हमें पता है कि इनका विभवांतर तो सेम है, लेकिन प्रतिरोध कितना है? R1। तो इसी प्रकार हमने क्या मान लिया? ये V/R1 होगा, क्योंकि V बराबर होता है IR, तो I बराबर क्या होगा? V/R1 ओम के नियम से। ठीक है, तो I बराबर क्या होगा? V/R। यही तो होता है, क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR ओम के नियम से। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार जो हमारा सेकंड चालक तार है, उसमें प्रवाहित धारा कितनी होगी? V/R2, क्योंकि इनका जो विभवांतर है दोनों का क्या है? सेम है। तो जब हम यहाँ से I1/I2 निकालते हैं, ये तो है हमारा V/R1 और V/R2, V से V कैंसिल, तो क्या आएगा? ये R2/R1, क्योंकि बाहर वालों के मल्टीप्लाई, अंदर वालों के मल्टीप्लाई। तो हमें पता है कि R1/R2 की वैल्यू है 1/2। इसी प्रकार देखो, तो R2/R1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 2/1। तो अतः हमें जो I1 है अनुपात I2 है वो कितना मिलेगा? 2:1। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे न्यूमेरिकल। जिसकी समझ में ना आया हो वो एक बार पीछे करके देख ले वीडियो को। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो प्यारे बच्चों मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है। ये आज का हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, और क्वेश्चन नंबर 20 है, पेज नंबर 162 पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तुमने 10th में भी सोल्व किया होगा। क्या है कि एक तार का प्रतिरोध R है,
ठीक है। और यदि तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 4 गुनी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो हमने इसकी मान ली कि माना प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है। ठीक है, यानी L1। ठीक है, तो हमने मान ली तथा L2 हमने क्या है, L2 बराबर कितनी कह रहा है ये कि इसकी जो प्रारंभिक लंबाई है उसकी 4 गुनी कर दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 4 गुनी कर दी। तो सबसे पहले बताओ जो हमारा तार है, ठीक है, यानी कि उसका जो आयतन है वो तो सेम ही रहेगा। देखो उसमें एक ही लॉजिक है कि जो तार है, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाने से पहले आयतन बराबर किसके होगा, ये लंबाई बढ़ाने पर आयतन किसका, तार का। देखो क्योंकि जो तार है हमारा उसकी लंबाई हम कितनी भी बढ़ा ले, ठीक है, लेकिन उसमें से हमने कटिंग तो नहीं की, तो इसलिए उसका जो आयतन है आयतन तो सेम ही रहेगा। अब हमें पता है कि जो हमारी लंबाई है L1 L2 है, ठीक है, और हमने इनके जो क्षेत्रफल है माना क्षेत्रफल A1 व A2 मान लिया हमने। अब यहाँ से बताओ जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो यहाँ से क्षेत्रफल तो हमें पता नहीं, लेकिन L1 और L2 की वैल्यू है हमारे पास। तो ये बताओ A1 बटे A2 बराबर कितना हो जाएगा, L2 बटे L1, क्योंकि हम A1 लिया है इसके अपोन में, L1 को ले गए उसके अपोन में। अब हमें पता है कि जो L2 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 4L, और L1 की वैल्यू है इतनी। तो यहाँ से जो A1 बटे A2 की वैल्यू है हमें कितनी मिल गई, 4/1 मिल गई। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया इतनी बात। अब हमें देखो हमारे पास A1 बटे A2 की वैल्यू है, हमारे पास L1 L2 की वैल्यू है, और हमें पता है कि जो पदार्थ है वो क्या है, एक ही, उसका मतलब जो एक ही पदार्थ का बना हुआ है जो हमारा तार है, तो इसलिए उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तार के लिए, ठीक है, तो लंबाई बढ़ाने से पहले का प्रतिरोध। अब इसने लंबाई बढ़ाने से जो पहले का प्रतिरोध दे रखा है कितना है, R, और R बराबर क्या होता है, रो L1 बटे A1। फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था, ये होता है ना यही कि रो बराबर RA/L। समीकरण क्या मान ली हमने, 1 मान ली। अब क्या है कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध, तो जो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध होगा R2 बराबर कितना होगा, रो L2 बटे A2, समीकरण 2। तो हमने क्या किया कि जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 को भाग दे दिया 1 से। ठीक है प्यारे बच्चों, समीकरण 2 को जब हमें 1 से भाग दिया तो R2 बटे क्या आएगा, R, तो ये कितना है, रो L2 बटे A2, और अपोन में रो L1 बटे कितना है हमारे पास, A1। रो से रो कैंसिल। ठीक है, तो A2 हमारा ऊपर पहुंच गया, तो कितना, ये A1 हमारा ऊपर, बाहर बाहर वालों की और अंदर अंदर वालों की, तो A1 बटे A2, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा, L2 बटे L1। अब प्यारे बच्चे बताओ A1 बटे A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/1, और मल्टीप्लाई जो L2 की वैल्यू है कितनी है, 4L, और L1 की L से L कट गया। तो यहाँ से जो R2 बराबर है 4 चौक कितना होगा, 16, और R की मल्टीप्लाई इस 16 में हो गई। तो R2 बराबर कितना होगा, 16 गुना हो जाएगा पहले प्रतिरोध का। ठीक है, तो सभी की समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या लिख देते हैं हम कि अतः प्रारंभिक प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आया होगा, क्योंकि सिंपल ही न्यूमेरिकल है, जिसकी समझ में ना आए वो एक बार और पीछे से देख ले। ऐसा न्यूमेरिकल मुश्किल ही आता है पेपर में कभी कभी, लेकिन पहले आते थे। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।